हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर 2 के वीडियो का पार्ट 2 लेकर आ चुका हूं। अगर आपने वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है वीडियो के, जाइए और जाकर पार्ट 1 देख के आइए, क्योंकि उसमें मैंने हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो है उसका पूरा आधा चैप्टर पूरा कवर कर दिया है, समझा दिया है। तो इस वीडियो में हम आधा चैप्टर जो पढ़ चुके हैं उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। तो चलिए, वीडियो के पार्ट 1 में हमने यहाँ तक देख लिया था कैसे कश्मीर से कश्मीरी हिंदू पंडितों को वहाँ से निकाला गया, वहाँ से उन्हें उनके निवास स्थान से निष्कासित कर दिया गया आतंकवादी गतिविधियों के चलते। तो चलिए अब यहाँ से हम आगे से पढ़ते हैं। वर्ष 1991 के बाद के परिवर्तन, यानी वर्ष 1991 में भारत में और पूरे विश्व में क्या क्या परिवर्तन हुए, इसके बारे में इस पैराग्राफ में हम पूरा पढ़ेंगे। तो इस वर्ष लगभग भारत और विश्व का इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। लगभग इसी वर्ष जो पूरे विश्व में शीत युद्ध चल रहा था, शीत युद्ध यानी उसमें पूर्वी यूरोपीय देश शामिल थे। मैं आपको अपने से बता रहा हूँ, बुक में नहीं दिया हुआ है। पूर्वी यूरोपीय देश शामिल थे, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ये सब क्या था, ये शीत युद्ध में शामिल थे, मिले हुए थे। तो इसी वर्ष क्या हुआ, शीत युद्ध समाप्त हो गया और सोवियत यूनियन का विघटन हुआ और शीत युद्ध समाप्त हो गया। उसके बाद क्या हुआ, भारत में पीवी नरसिंह राव की सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था में कई परिवर्तन लाए। इसी समय अयोध्या की राम जन्मभूमि तथा बाबरी मस्जिद का मुद्दा सामने आया। इसी वर्ष क्या हुआ, पीवी नरसिंह राव की सरकार में भारत की बहुत आर्थिक व्यवस्था को सही किया गया और राम जन्मभूमि और तथा बाबरी मस्जिद का मुद्दा भी सामने आया। और तब से जाकर उस समय में वहाँ पर कुछ नहीं किया जा सका, इस मुद्दे को सुलझाया नहीं जा सका। किसी भी राजनीतिक पार्टियों ने इसके बारे में नहीं सोचा, क्योंकि उन्हें तो धर्म की राजनीति करनी थी बस। और हमारे मोदी जी के सरकार में आज राम जन्मभूमि का फैसला हो चुका है, आप सभी को पता होगा। चलिए आगे अभी पढ़ते हैं। वर्ष 1996 से 1999 की कालावधि में भारत की लोकसभा में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। क्या हुआ, 1996 से 1999 तक की कालावधि में भारत की लोकसभा यानी जो हम वोटिंग करने जाते हैं उसमें किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इस कालावधि में अनेक प्रधानमंत्री सत्ता में आए हुए दिखाई देते हैं। उनमें अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल थे। अतः वर्ष 1999 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सत्तासीन हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने। अब 1999 में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ, जो कि पहले नहीं हुआ था, जिसमें कि बहुत प्रधानमंत्री सत्ता में आए और उनकी सरकार गिर गई। लेकिन अब 1999 में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी द्वारा बहुमत प्राप्त हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का प्रयास किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया, पाकिस्तान के साथ बातचीत करने का प्रयास किया, परंतु सफलता नहीं मिली। वर्ष 1998 में भारत ने भी परमाणु परीक्षण कर स्वयं को परमाणुधारी अस्त्रधारी राष्ट्र के रूप में घोषित किया। भारत में क्या हुआ, परमाणु परीक्षण हुआ कब, 1998 में। किस लिए, भारत को अष्टधारी राष्ट्र के रूप में घोषित करने के लिए 1998 में भारत में परमाणु परीक्षण किया गया और भारत एक परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया। ये जो मेन सन तारीख बताई गई है ये आप याद कर लेना, ये पेपर में पूछे जाते हैं अक्सर। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। वर्ष 1999 में कश्मीर के मुद्दे पर फिर एक बार भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल में युद्ध हुआ। अब फिर कश्मीर के मुद्दे को लेकर क्या हुआ, पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में कारगिल का जो युद्ध था उसे भारत ने जीत लिया और पाकिस्तान को पराजित कर दिया। तो चलिए 1991 के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए थे आपको समझ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, जल्दी ख़त्म करेंगे, पूरा इतिहास का सिलेबस कवर भी करना है हमें। तो चलिए अभी पढ़ते हैं भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। अब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात क्या हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करने की आवश्यकताएं थी, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो भारत से हमारी बहुत सारी मूल्यवान वस्तुएं जो थे, जैसे सोना चांदी, ये सब लूट के अपने देश ले गए थे और भारत की अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ख़राब हो गई थी। तो सरकार को क्या करना था, विभिन्न प्रकार के उद्योग और अर्थव्यवस्था में आधुनिकीकरण करके भारत की अर्थव्यवस्था को फिर से सशक्त बनाना था, मजबूत बनाना था। तो उसके लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रयास किए गए
और सामाजिक न्याय और पर आधारित विभिन्न विभिन्न प्रकार की योजनाएं लाई गई, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बन सके। अब इसके बाद वर्ष 1991 में क्या होता है, भारत में नरसिंह राव की सरकार ने आर्थिक सुधारों को कार्यान्वित करना प्रारंभ किया। अब 1991 में नरसिंह राव की सरकार द्वारा क्या किया गया, आर्थिक सुधारों को करना प्रारंभ किया गया, ताकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत बन सके और सशक्त बन सके। इन आर्थिक सुधारों को आर्थिक उदारीकरण कहते हैं। नरसिंह राव द्वारा जो सरकार के आर्थिक सुधारों को कार्यान्वित किया गया, उसको क्या कहते हैं, आर्थिक उदारीकरण। इस नीति के कारण भारत की अर्थव्यवस्था संपन्न बनी। भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। भारत की विदेशी निवेश में वृद्धि हुई मतलब जैसे अभी देख लीजिए, भारत सरकार द्वारा, पीएम मोदी द्वारा भारत में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया। अब ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, स्मारक है। अब इसको देखने के लिए विश्व से हर एक देश में से कोई ना कोई आता ही रहता है। तो क्या होता है, विदेशी जो पैसा होता है वो हमारे भारत में आता है। इसे क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। उद्योग विज्ञान क्षेत्र के कुशल भारतीय व्यवसायियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने हेतु बहुत महत्वपूर्ण सहयोग दिया। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी उद्योगों और रोजगार के नए अवसर पैदा किए गए। वर्ष 1991 के पश्चात हुए इन परिवर्तनों का वर्णन वैश्वीकरण के रूप में किया जाता है। 1991 में ये जो अर्थव्यवस्था में विभिन्न विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हुए, इसे क्या कहा जाता है, वैश्वीकरण भी कह सकते हैं। जैसे कि मैं अभी कहूँ कि इंग्लिश भाषा का भारत में क्या हो गया है, वैश्वीकरण हो गया है। वैश्वीकरण यानी क्या, अचानक से उसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और उसी को महत्व देना, इसे क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। तो चलिए अभी हम देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हुए, भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए। भारत ने आत्मनिर्भर बनने के लिए जो प्रयास किए, उनमें दो महत्वपूर्ण घटनाओं का समावेश किया जा सकता है। वर्ष 1965 में हुई हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे। उन्होंने नवीन वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की। अब भारत में 1965 के दौरान क्या हुआ था, बहुत अधिक जनसंख्या बढ़ रही थी और खाने के लिए जो उत्पादन थे वे सीमित थे, कम थे। अब डॉक्टर स्वामीनाथन ने क्या किया, वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग कर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की। जैसे कि हम प्रति हेक्टेयर अधिक उत्पादन ले सकते हैं, अधिक मात्रा में उत्पादन ले सकते हैं कम भूमि में। तो ऐसे वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग करके खाद्यान्न उत्पादन में क्या की, वृद्धि की। तो उसे क्या कहा जाता है, हरित क्रांति कहा जाता है। ये आप याद कर लेना, आपको पूछा जा सकता है। और उसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर वर्गीस कुरियन द्वारा दूध उत्पादन के क्षेत्र में चलाए गए सहकारिता आंदोलन के प्रयोग से भारत में दूध का उत्पादन अधिक मात्रा में बढ़ा। इसी को धवल क्रांति कहते हैं। अब भारत में जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, इनके द्वारा क्या किया गया, सहकारिता आंदोलन चलाया गया, जिससे दूध का उत्पादन अधिक मात्रा में बढ़ सके। और इन्होंने बहुत सारे दूध की संस्थाएं, जैसे अमूल का भी इन्होंने ही क्या किया था, संस्थापन किया था, उसका उद्घाटन किया था। और आज अमूल पूरी दुनिया में मशहूर है, फेमस है। भारत में दूध का उत्पादन उसके बाद क्या हुआ, बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा और इसको क्या कहते हैं, धवल क्रांति कहते हैं, या श्वेत क्रांति भी कह सकते हैं आप। और श्वेत क्रांति का जनक के रूप में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाना जाता है। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। भारत ने परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भी बहुत उन्नति कर ली। उसके बाद डॉक्टर होमी भाभा ने भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की नींव रखी। परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली निर्माण, औषधीय और रक्षा जैसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए करने का भारत ने सदैव बल दिया। भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भी ठोस कार्य किया है। वर्ष 1975 में पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा गया। आज भारत के पास एक सफल अंतरिक्ष योजना है। इसके अंतर्गत अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े जाते हैं और छोड़े गए भी हैं। दूर संचार के क्षेत्र में भी उन्नति हुई है भारत में। तो चलिए अभी देखते हैं वर्ष 1991 के बाद सामाजिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो 1991 के पश्चात सामाजिक क्षेत्र में मुख्य रूप से जो परिवर्तन किए गए थे, उसमें किन किन चीज़ों का समावेश मिलता है हमें। महिलाओं और आरक्षित जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। अब जैसे कि महिलाओं के सशक्तिकरण की समस्याओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के परिवर्तन किए गए और महिलाओं और बालकों का सर्वांगीण विकास, यानी सभी तरीके से विकास किया जा सके, उनको शिक्षा दी जा सके, उनके लिए विभिन्न प्रकार के रोजगार उपलब्ध कराया जा सके, इसको ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई और उनको कार्यान्वित किया गया। वर्ष 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत महिला और बाल विकास विभाग का गठन किया गया और महिलाओं को विभिन्न प्रकार के रोजगार और उनसे संबंधित
चीज़ों का उपलब्धिकरण किया गया और उन्हें और विभिन्न प्रकार का स्थान दिया गया। महिलाओं को सामाजिक न्याय का आश्वासन मिले और योजनाओं के कार्यान्वयन को सहायता प्राप्त हो, इस उद्देश्य को लेकर जो कानून बनाए गए उसमें दहेज प्रतिबंध कानून, समाज वेतन का कानून, जैसे महिलाओं को विभिन्न विभिन्न प्रकार के दहेज प्रथा थी हमारे समाज में, पहले दहेज प्रथा चला करती थी, उन पर कानून बनाया गया, उस पर प्रतिबंध लगाया गया और महिलाओं को भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के रोजगार में वेतन समान मात्रा में प्राप्त हो, इसके लिए भी कानून बनाया गया 1991 के पश्चात। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय शासन संस्थाओं में क्या किया गया, महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित रखे गए ताकि उनको, यानी इतनी सीटें हैं, इतने महिलाओं के लिए ही रहेंगी, ऐसा कानून बनाया गया, उनके लिए आरक्षित स्थान रखे गए। संविधानकारों को लगा था कि जाति व्यवस्था के कारण भारतीय समाज के वर्गों समूहों को प्रतिष्ठा और समान अवसरों से वंचित रहना पड़ेगा। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए वर्ष 1953 में काका साहेब कालेलकर आयोग की स्थापना की गई। और जो संविधान लिख रहे थे उन्हें क्या लगा, जाति व्यवस्था के कारण समाज के जो सभी वर्ग हैं उनको समान अवसरों से वंचित होना पड़ेगा, यानी किसी को ज़्यादा अवसर मिलेगा किसी चीज़ का और किसी को कम मिलेगा। इस समस्या को हल ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया, 1953 में काका साहेब कालेलकर आयोग की स्थापना की, जिससे कि समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके। क्या आपको लगता है कि अभी भी समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिल रहा है? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना मुझे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1978 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्गों की समस्याओं पर विचार करने के लिए और एक आयोग गठित किया गया। वर्ष 1978 में क्या हुआ, बीपी मंडल की स्थापना की गई, जिसके कारण पिछड़े जो वर्ग हैं उनकी समस्याओं से संबंधित विभिन्न प्रकार के विचार इस आयोग में किए जाते थे। विभिन्न सेवाओं और संस्थाओं में पिछड़ी जाति के वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व उपलब्ध करा देने के लिए आरक्षण की नीति को स्वीकार किया गया। अब जो पिछड़े वर्ग हैं, जो शिक्षा, नौकरी, रोजगार इन सबसे वंचित रहे हैं, उनके लिए क्या किया गया, आरक्षण की नीति को लाया गया। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए उच्च वर्गों द्वारा की जाने वाली हिंसा, भय और दमन तंत्र से मुक्त रहकर प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के साथ वो रह सके, उसके लिए प्रतिष्ठान और सम्मान के साथ रह सके, इसके लिए क्या किया गया, वर्ष 1989 में सरकार ने अत्याचार विरोधी एट्रोसिटी कानून पारित किया। अब जो विभिन्न निचले जाति के लोग थे जिनको आरक्षण दिया जाता था, वो उन पर अत्याचार ना हो, विभिन्न ऊंचे वर्ग वाले जो लोग हैं, यानी जाति के अनुसार, वो उन पर अत्याचार और विभिन्न प्रकार के कुछ यातनाएं ना कर सके, इसके लिए क्या किया गया, एक कानून लाया गया जिसका नाम क्या था, अत्याचार विरोध एट्रोसिटी कानून। इसके तहत जो ऊंचे वर्ग वाले लोग थे वो नीचे वालों पर अत्याचार नहीं कर सकते थे। और अब क्या है, आप देख ही रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई भी किसी के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं कर रहा, सब सक्षम हो चुके हैं। चलिए अभी आगे पढ़ते हैं। वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण यानी कि किसी चीज़ का महत्व कुछ ज़्यादा बढ़ जाना। जैसे मैंने अभी आपको पहले समझाया, इंग्लिश भाषा का भारत में क्या हो गया है, वैश्वीकरण हो गया है, ऐसा कह सकते हैं, जैसे महत्व बढ़ गया है। और चलिए पढ़ते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के कारण अर्थनीति, राजनीति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज तथा संस्कृति जैसे सभी क्षेत्रों में अनेक परिवर्तन हुए। वैश्वीकरण यानी क्या, जैसे परिवर्तन हो जाता है, मैंने आपको बताया, इसमें क्या बताया गया है, यही बताया गया है, राजनीतिक एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, समाज, संस्कृति जैसे क्षेत्रों में क्या होता है, इसके तहत परिवर्तन होता है। उसमें से कुछ परिवर्तनों की चर्चा उपयुक्त परिच्छेद में की गई है। वैश्विक स्तर पर भारत सभी देशों में महत्वपूर्ण देश के रूप में उदित हुआ। भारत G20 और BRICS, इसका फुल फॉर्म क्या है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक महत्वपूर्ण सदस्य देश है। भारत ने दूरसंचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुई एक महत्वपूर्ण क्रांति को अनुभव किया है। भारत में क्या हुआ है, दूरसंचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्रांति को अनुभव किया गया है। संपूर्ण भारत में भ्रमण ध्वनि, मोबाइल और अंतर्जाल, इंटरनेट जो है, उस सेवाओं तथा उपग्रह पर आधारित दूरसंचार सेवाओं का जाल फैला हुआ है। भारत में देखो, अभी हम इंटरनेट जो मोबाइल में यूज़ करते हैं विभिन्न प्रकार के, वो क्या होता है, विभिन्न प्रकार के उपग्रह पर आधारित दूरसंचार सेवा यानी हम घर पे बैठे मोबाइल जो चला रहे हैं, बातें कर रहे हैं किसी से, कहीं दूर का समाचार टीवी पर ही घर बैठे देख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, दूरसंचार सेवा कहा जाता है, जो कि भारत में
उपलब्ध है। राजनीतिक क्षेत्र में भी स्थिर लोकतंत्र किस प्रकार सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है, इसे भारत ने पूरे विश्व को दिखा दिया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि भारतीय लोगों के और विशेष रूप से युवाओं की जीवन शैली में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, वैश्वीकरण हो गया है, आप ऐसा कह सकते हैं। यह परिवर्तन उनकी भोजन की आदतों, वेशभूषा, भाषा, मान्यताएं द्वारा आधारित हैं। तो चलिए ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो गया। वैश्वीकरण में क्या होता है, जैसे विभिन्न प्रकार की जो चीज़ होते हैं उनका वैश्वीकरण हो जाता है, यानी उनका महत्व बढ़ जाता है। तो चलिए हमारा चैप्टर यहाँ पर एंड हो चुका है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स पर लिख कर पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से समझा सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि 9th स्टैंडर्ड से रिलेटेड आपको सभी प्रकार के विषयों की जानकारी अपने मोबाइल पर मिल सके और आप हमारी वीडियो देख सकें और अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाइए जाकर देख लीजिए। तो चलिए अब तीसरे चैप्टर